नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों पहली अपडेट ग्रेटर नोएडा से है, जहां दोस्तों ग्रेटर नोएडा में दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो गया है। दोस्तों पिछले साल इन परियोजनाओं को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था, फिर दोस्तों इनिशियल वर्क स्टार्ट कर दिया गया है। इन परियोजनाओं की बात करें तो इसमें एक ट्रांसपोर्ट हब का डेवलपमेंट है और दूसरा लॉजिस्टिक हब का डेवलपमेंट है ग्रेटर नोएडा के अंदर, और इसके लिए नोएडा अथॉरिटी करीब 1500 से 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। इसके अलावा इसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वेस्ट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी। दोस्तों ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने कहा है कि यहाँ पर ग्रेटर नोएडा के अंदर दुबई, सिंगापुर की तरह इनलैंड पोर्ट डिपो का निर्माण यमुना नदी पर किया जाएगा, जिसके तहत यहाँ पर इनलैंड कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा मिलेगा, जैसे कि सिंगापुर और दुबई में बढ़ावा मिला है। तो इस प्रकार बहुत सारी कंपनियां निवेश करेंगी। इसके अलावा इससे यहाँ पर जो वेयर हाउस डेवलपमेंट होंगे बहुत सारे, इससे जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं इनको भी फायदा मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट कानपुर से है, जहाँ दोस्तों IIT कानपुर में अब स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए IIT कानपुर में 247 एकड़ के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। इसका डिजाइन स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी करेगी, जो कि एशिया की जानी मानी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। पहले फेज के तहत यहाँ पर कार्डियोलॉजी, कार्डियोथेरेपी, सर्जरी समेत कई प्रकार के विषय यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे तथा यहाँ पर पहला सुपर स्पेशलिटी टीचिंग हॉस्पिटल होगा। यहाँ पर दोस्तों न्यूट्रोलॉजी, लीवर, किडनी कैंसर इन सब के इलाज के लिए इंजीनियरिंग की मदद से नए नए उपकरणों एवं दवाइयों को विकसित किया जाएगा, यानी कि रिसर्च होगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट दिल्ली से है, जहां दोस्तों DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फरवरी में एक पॉलिसी लाई थी। इस पॉलिसी के तहत दिल्ली के ग्रीन बेल्ट एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लाई गई थी, जिसके तहत अब जल्द ही जो दिल्ली के अंदर एग्रीकल्चरल बेल्ट हैं वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को अप्रूवल मिलेगा। दोस्तों दिल्ली में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, अगर आप आउटसाइड देखें जैसे कि बॉर्डर साइड एरिया है, यहाँ पर अभी भी एग्रीकल्चर होता है, बहुत बड़े क्षेत्र लोकल लोगों के पास हैं। दोस्तों यहाँ पर शहर के विस्तार को देखते हुए यहाँ पर अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। इसके तहत अभी ये जो पॉलिसी लाई है इसको अभी लागू नहीं किया है। अभी इस पॉलिसी से जो रियल स्टेट डेवलपर हैं उन सबसे सलाह ली जा रही है। इस पॉलिसी के अप्रूवल के बाद इन बॉर्डर साइड एरिया में जो भूमि है इसको अथॉरिटी खरीदेगी, खरीदने के बाद इसको प्राइवेट प्लेयर्स को बेच देगी। तो यहाँ पर दोस्तों रियल स्टेट डेवलपमेंट, रिक्रिएशनल जोन, सिटी लेवल हब्स, ये सारे डेवलपमेंट यहाँ पर शुरू होंगे। इसके तहत करीब 47 ऐसे ग्रीन बेल्ट एरिया है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, जहाँ पर करीब 70 विलेजेस हैं। दोस्तों इसमें कुछ नाम बताऊं तो इसमें डंसा है, टिकरी कलान है, तो ये सारे जो क्षेत्र हैं यहाँ पर रीडेवलपमेंट होगा। यहाँ पर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो फार्म हाउस, ओपन एयर मार्केट, पार्क, एजुकेशनल डेवलपमेंट, हेल्थ फैसिलिटी से डेवलपमेंट, क्लब, इन सब का निर्माण कर सकेंगे आने वाले कुछ समय में। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भारत के रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से है तथा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, जहाँ दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट 2 हफ्तों के अंदर बीड्स इनवाइट कर सकती है फॉर सोलर PLI। दोस्तों भारत ने सोलर मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, दोस्तों भारत के अंदर जो सोलर मॉड्यूल्स हैं इनके बहुत सारे पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट होते हैं। इसमें दोस्तों पॉलीसिलिकॉन, वेफर्स और सेल्स हैं। दोस्तों इसकी भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो, इसके लिए प्राइवेट प्लेयर्स जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल इन सभी फार्म्स को इनवाइट किया जाएगा 2 हफ्तों के अंदर। इसके तहत इन्हें PLI स्कीम के तहत इंसेंटिव दिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। अब दोस्तों गवर्नमेंट जो है यहाँ पर जो बीड्स इनवाइट कर रही है उसकी शर्त यह है कि भारत के अंदर 3 गीगावाट की सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करनी होगी तथा 14 गीगावाट की डोमेस्टिक सोलर मॉड्यूल्स यूनिट भारत के अंदर स्टैब्लिश करनी होगी, तब जाकर उन्हें PLI इंसेंटिव दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं सोलर एनर्जी से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, बहुत सारे पार्ट्स का इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेकिन ये जो चीजें मैंने आपको बताई इनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में नहीं होती। जो इंडियन कंपनी है इनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। रिसेंटली कुछ ईयर्स में इंडिया ने 25% सेल गार्ड ड्यूटी लगाई थी, जिसके तहत जो भी भारत के अंदर इंपोर्ट करता इन सब प्रोडक्ट को तो उनको 25% ये टैक्स देना पड़ता हो। ये खासकर ये जो चीजें इंपोर्ट करी जाती थी वो चाइना से की जाती थी और मलेशिया से। तो इससे अब दोस्तों उम्मीद लगाई जा रही है कि इंडिया के अंदर इन सब चीजों की भी मैन्युफैक्चरिंग होगी। बेसिकली दोस्तों जो PLI स्कीम लाई गई है वो उन्हीं क्षेत्रों के लिए लाई गई है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर बहुत ही कम होती है, जिनके क्षेत्र में भारत या तो बिल्कुल भी आत्मनिर्भर नहीं है या भारत में इक्का दुक्का कंपनियां उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो प्रोत्साहन के लिए जो टेक्नोलॉजी भारत के अंदर बिल्कुल भी नहीं है PLI इंसेंटिव लाई गई है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ऑयल के इंपोर्ट से है, जहां दोस्तों भारत में इस समय क्रूड ऑयल की मांग बहुत ज्यादा हो गई है। इसके अलावा भारत के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। इसी को देखते हुए भारत जल्द ही ईरान से, अगर उस पर जो प्रतिबंध लगे हैं वो ढीले पड़ेंगे तो ईरान से भारत क्रूड ऑयल
इंपोर्ट करेगा। रिसेंटली दोस्तों इंडिया ने कहा था कि हम सऊदी अरब से 32% कम क्रूड ऑयल खरीदेंगे। मैंने आपको बताया था कि अब भारत अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है मध्य एशिया के देशों के अलावा, जैसे कि अब वो ऐसे देशों को ढूंढ रहा है जहां से वो क्रूड ऑयल ले सकता है जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो भारत ने रिसेंटली साउथ अमेरिकन कंट्री गयाना से यहाँ से वेसल्स गए थे। वहीं दोस्तों अब भारत यूरोप के देशों से भी ऑयल इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और न केवल कोशिश कर रहा है बल्कि अंतिम चरणों में है। यानी कि दोस्तों भारत अपने पूरे प्रयास से है। अब बात करें दोस्तों तो इससे सऊदी अरब को फिलहाल अभी उतना नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर सऊदी अरब को ही बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो एक बड़ा बाजार खो देगा। दोस्तों भारत के अंदर अगर भारत अच्छे से अल्टरनेटिव ढूंढने में सफल रहता है तो सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सऊदी अरब का कंट्रीब्यूशन इंडियन मार्केट में धीरे धीरे नीचे होता जा रहा है। यानी कि भारत यहाँ से कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, यहाँ तक कि भारत इससे ज़्यादा नाइजीरिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इंडियन रेलवे से है, जहां दोस्तों इंडियन रेलवेज वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क्स में एक है। इसके अलावा भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क को पहाड़ी क्षेत्रों में भी विस्तारित कर रही है, जिसके तहत कई ऐसी महापरियोजना चल रही हैं जिस पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि इंडियन रेलवेज अपने 3 नोड्स के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन को आइडेंटिफाई किया है, जिनका दोस्तों रीडेवलपमेंट और प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा थ्रू TOD मॉडल। Tier 1, Tier 2, Tier 3 इन सभी प्रकार के शहरों में है। दोस्तों रेलवेज ने कहा है कि जो हम इन रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट करेंगे ये अलग ही प्रकार का रीडेवलपमेंट होगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर हम ब्यूटिफिकेशन का कार्य नहीं करेंगे, यहाँ पर दोबारा कंस्ट्रक्शन होगा। ये जो नया कंस्ट्रक्शन होगा ये नई चीज़ों को देखकर होगा, नई तकनीकों को देखकर होगा। तो आने वाले समय में हमारे ये जो रेलवे स्टेशन है ये बिल्कुल बदलने वाले हैं। चलिए दोस्तों कुछ स्टार्टअप अपडेट्स देख लेते हैं, जहाँ दोस्तों इंडियन डेकाकॉन स्टार्टअप वो स्टार्टअप्स होते हैं जिनका वैल्यूएशन $10 बिलियन से ज्यादा होता है। दोस्तों भारत का बायजूस डेकाकॉन स्टार्टअप है। इसके दोस्तों कॉइन फाउंडर ने कहा है जल्दी अपने फार्म को USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया और मैक्सिको तक एक्सपैंड करने जा रहे हैं। इसके तहत यहाँ पर फ्यूचर स्कूल लॉन्च करेंगे। इसके तहत बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो इन देशों के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जैसे कि साइंस, म्यूजिक, इंग्लिश लैंग्वेज, फाइन आर्ट, कोडिंग, ये सारी चीज़ें हैं, इनके ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज में है। दोस्तों बायजूस पेटीएम के बाद इंडिया का सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप है। इससे पहले दोस्तों हमारा जो वैल्यूएबल स्टार्टअप था वो फ्लिपकार्ट था, लेकिन दोस्तों उसको वॉलमार्ट ने उसके 100% शेयर्स को खरीद लिया, तब वो इंडियन स्टार्टअप रह ही नहीं गया। दोस्तों कल स्टार्टअप जगत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आई थी, जिसके तहत हमारे 2 और स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गए थे। इसमें एक शेयर चैट था जिसका वैल्यूएशन $2.1 बिलियन हो चुका है। वहीं जो दूसरा स्टार्टअप था AI बेस्ड मैसेजिंग स्टार्टअप गपशप था, इसने $100 मिलियन की फंडिंग रेज की तथा इसका वैल्यूएशन भी $1 बिलियन क्रॉस हो गया था। तो दोस्तों देखा जाए तो 2021 में भारत के 10 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन चुके हैं, और ये पिछले साल के मुकाबले सिर्फ एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप कम है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।